कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लास्ट क्लास में करी थी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम अगर किसी को याद हो तो प्लीज बताइए। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स करी थी, जो कि है फर्स्ट डायनेमिक एरर, अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो। सेकेंड इज फिडिलिटी। फिडिलिटी में हमने देखा था कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रिप्रोड्यूस द आउटपुट एज इनपुट। तो फिडिलिटी की रिक्वायरमेंट हमें 100% होती है इंस्ट्रूमेंट्स में, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में स्पेशली 100% होती है, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये जो फिडिलिटी की रिक्वायरमेंट है ये वेरी करती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है विच कम्स अंडर डायनेमिक रिस्पॉन्स। हम लोग ये डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए स्टडी कर रहे हैं, अभी तक हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले की क्लासेस में देखी हैं वो सारी की सारी स्टैटिक थी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन हमेशा स्टैटिक इनपुट ही नहीं होता है, इनपुट हमारा वेरी करता हुआ होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इनपुट वेरी कर रहा है तो हमें उसके रिस्पेक्ट में जो उस टाइम पे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी एज अ वेरिंग इनपुट, तो उन्हें स्टडी करना होगा। उनमें से दो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, डायनेमिक एरर, जैसा कि स्टैटिक एरर होता है वैसा ही डायनेमिक एरर। सेकेंड वन वाज फिडिलिटी, और उसके बाद थर्ड है स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स मतलब जो आपका इनपुट है वो जैसे जैसे वेरी करेगा आउटपुट भी उसी रेशियो में वेरी करना चाहिए। मतलब कि आउटपुट को अपनी फाइनल वैल्यू तक पहुंचने में एक टाइम लगता है जब हम इनपुट अप्लाई कर देते हैं उसके बाद। तो ये जो टाइम है ये जितना कम से कम होगा हमारा सिस्टम उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स। तो इसीलिए स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स को हमें ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है जब भी हम वेरिंग इनपुट की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको सेकेंड पॉइंट दिखेगा कि इट इज यूजुअली स्पेसिफाइड एज द टाइम टेकन बाय सिस्टम टू कम क्लोज टू स्टेडी स्टेट कंडीशन फॉर अ स्टेप इनपुट फंक्शन। यहाँ पे स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब है, स्टेडी स्टेट मतलब कि जो फाइनल वैल्यू है आउटपुट की उस कंडीशन पे पहुंचना, उस फाइनल वैल्यू तक पहुंचना, स्पेशली फॉर अ स्टेप इनपुट। आप लोगों ने फंक्शंस अभी तक नहीं पढ़े होंगे, आपको सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा, बट सिग्नल एंड सिस्टम का कुछ पार्ट आपने शायद फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है क्या? सिग्नल्स के टाइप्स पढ़े, कितने टाइप के सिग्नल होते हैं? स्टेप सिग्नल, रैम्प सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल पढ़ा है? नो मैम। नहीं पढ़े? नो मैम। स्टेप फंक्शन यू ऑफ टी फंक्शन पढ़ा होगा आपने, जो 0 से इंफिनिटी तक होता है 1 मैग्नीट्यूड का। नो मैम, स्टेप सिग्नल देखे हैं, बाकी मतलब स्टेप सिग्नल से आप लोग मतलब पहले फेमिलियर हो, थोड़ा बहुत भी, कहीं भी मैथ्स में भी देखा होगा। मैथ्स में लाप्लास में यू ऑफ टी कितना आता है? नहीं, आर ऑफ टी, यू ऑफ टी, पैराबोलिक एंड ये फंक्शन बिल्कुल नहीं देखे? नो मैम। एक्चुअली क्या है, ये आप लोग पढ़ चुके हो बट अभी आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप इसको दूसरे फॉर्म में भी अब आप देख रहे हो, या पहले भी आपने स्टेप सिग्नल ऑलरेडी पढ़ा हुआ। अगर मैथ्स किया है, 12th की मैथ्स करी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा है, तो स्टेप फंक्शन से आप फेमिलियर हो, बट वहां पे आपने उसको कुछ दूसरे टर्म से पढ़ा होगा, दूसरे नाम से पढ़ा होगा, इसलिए आप नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। खैर कोई बात नहीं, आप आगे भी पढ़ोगे। तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स है वो ये है कि जब भी इनपुट वेरी कर रहा है तो आउटपुट को अपनी फाइनल वैल्यू तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है उसे हम स्पेसिफाई करते हैं स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट से आप लोग फेमिलियर हैं? मतलब ये वर्ड सुना है टाइम कांस्टेंट कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में? टाइम कांस्टेंट टाउ, क्या लिखा है मैंने? टाइम कांस्टेंट टाउ। टाइम कांस्टेंट वर्ड जो है मे बी आप लोग फैमिलियर होगे या नहीं होगी, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे आप एज अ न्यू भी पढ़ सकते हो इसको कि हाँ मैं पहली बार इसको देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो आपके बाद ये पहली बार नहीं होगा। टाइम कांस्टेंट क्योंकि एक ऐसा टर्म है जो आप हर सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। जब भी जहां भी कैपेसिटर आएगा, वहां जहां भी चार्जिंग होगी, जहां भी डिस्चार्जिंग होगी, वहां टाइम कांस्टेंट हम पिक्चर में आएगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट हमें बताता है कि कितनी देर में हमारा सिस्टम जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 0.632 टाइम्स पहुंचा, ये होता है। मतलब
यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर मतलब जब आप आगे बढ़ोगे और अपने हायर सेमेस्टर में जाओगे तो वहाँ आपको सिस्टम की स्टडी करनी होगी, जिसमें कि कंट्रोल सिस्टम एक सब्जेक्ट आता है। कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट में आप सबसे पहला जो सिस्टम पढ़ेंगे वो होगा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर जिसमें कि जो सिस्टम का मतलब जिसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें s टू द पावर जो लाप्लास फंक्शन है उसकी पावर 1 होती है, इसलिए उसको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बोलते हैं। वो इसे सबसे पहले हम लोग क्यों देखते हैं, क्योंकि दिस इज द बेसिक सिस्टम। इस बेसिक सिस्टम को ही हम बेस बना करके और हायर सिस्टम की स्टडी करेंगे। इसीलिए जो भी डेफिनेशन आप पढ़ते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम या स्टेप इनपुट फंक्शन के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या है कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए जो आउटपुट है उसको अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 0.632 टाइम्स पहुंचने में जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। और इसे 0.632 को हम अगर डिनोट करेंगे तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ, इसको क्या 1/e या e टू द पावर 1 होता है। ये e टू द पावर 1 की वैल्यू किसी को पता है क्या? e टू द पावर 1 की वैल्यू किसी को पता है? 2.25 2.73 2.13 और 73? 73 मैम 73 आई थी मैम 2.72 यस, अप्रोक्सीमेटली 2.73 इसी का इन्वर्स करेंगे तो तो हमें मिलेगा 0.632, दैट वैल्यू ऑफ 1/e। क्लियर है? सो वो मैथमेटिकल टर्म्स में होता है कि वहां पे हम 1/e वैल्यू तक पहुंचने की उस फॉर्म में है, बट यहाँ पे आप सिंपल डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान में रखिए कि मैक्सिमम वैल्यू का 0.632, मतलब इसको अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 63.2% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू जब आउटपुट पहुंचेगा वहां तक का जो टाइम होगा उसको हम टाइम कांस्टेंट ऑफ दैट सिस्टम बोलेंगे। क्लियर है? मतलब जब आउटपुट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% पहुंच जाएगा तो उसे हम बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। वो उस टाइम ड्यूरेशन को बोला जाएगा टाइम कांस्टेंट। एंड टाइम कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ रिस्पांस। अब इस रिलेशन से आप क्या इन्फर करते हैं? प्लीज एनीवन, आवाज आ रही है आप लोग को? टाइम कांस्टेंट तो डिके में पढ़ा था, न्यूक्लियर में। कहाँ पढ़ा था? मैम इलेक्ट्रॉन कोलिजन जो बोलते थे। इलेक्ट्रॉन कोलिजन के प्रोसेस में टाइम कांस्टेंट पढ़ा था, कोई बात नहीं, वहां पढ़ा था। अब आप हर सब्जेक्ट में पढ़ोगे जहां पे भी चार्जेस के साथ आप डील करेंगे। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दैट मीन बेसिकली आप चार्जेस की स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फॉर्म में हो या होल फॉर्म में, तो वो तो ठीक है। बट अभी आप मुझे ये बताइए कि इस रिलेशन से आप क्या इन्फर करते हैं? आप सभी स्टूडेंट से पूछ रही हूँ मैं कि टाइम कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ रिस्पांस से, तो ये रिलेशन से आप क्या इन्फर करते हैं कि कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या कम होगा? बताइए मुझे। स्पीड ऑफ रिस्पांस अगर ज्यादा होगा तो टाइम कांस्टेंट कम होगा। मतलब स्पीड जैसे एम्पलीट्यूड के सडन चेंज पे जो रिस्पांस होगा अगर वो ज्यादा होगा तो टाइम कांस्टेंट कम हो जाएगा। हाँ, ये जो आपने बताया ये बिल्कुल सही है। मैथमेटिकली हमें दिख रहा है इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन है दैट मीन्स कि अगर एक वैल्यू ज्यादा है तो दूसरी वैल्यू कम हो। बट अब हम देखते हैं इसे सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि हमें कैसा सिस्टम चाहिए। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरीके से फास्ट काम करे या स्लो काम करे? मैम फास्ट हो मैम, स्पीड ऑफ फास्ट और स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स मतलब हमें क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए मैम, ज्यादा चाहिए। दैट मीन्स फॉर एनी सिस्टम टू वर्क फास्ट टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। और टाइम कांस्टेंट जितना कम होगा उतनी ही फास्ट चार्जिंग होगी, उतनी ही फास्ट मतलब सिस्टम की वर्किंग उतनी फास्ट होगी, और वर्किंग फास्ट जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड है। फिर इसे और आगे आप, ये जो रिलेशन है ये एक बेसिक रिलेशन है जिसे आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स जहां भी आपको हायर स्पीड चाहिए उस केस में, फिर चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, फिर चाहे वो आपका बीजेटी हो, वो डायोड हो, या कोई भी सिस्टम किसी भी
कोई भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आप कोई सिस्टम पढ़ रहे हैं तो वहां पे अगर टाइम कांस्टेंट टर्म आ रहा है तो वहां पे ये रिलेशन फॉलो होगा कि अगर स्पीड आपको ज्यादा चाहिए तो ये जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है मेजरिंग लैग। मेजरिंग लैग, यहाँ लैग वर्ड से समझ में आ रहा है कि जैसे ही जब भी हम आउटपुट में, जब भी हमारा इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है, जब इनपुट को वेरी करते हैं तो उसी इंस्टेंट में आउटपुट वेरी हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, वो जो लैग होता है इस रिलेशन को शो करता है ये मेजरिंग लैग। मतलब कि एक तो ये है कि हमने इनपुट को चेंज किया और इनपुट को चेंज करने के कुछ टाइम पहले ही आउटपुट चेंज हो, और दूसरा कंडीशन ये है कि हमने इनपुट को चेंज किया और उसके चेंज करने के एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है। तो मतलब कि जब भी हम मेजरमेंट सिस्टम को ऑपरेट करते हैं या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करते हैं तो वहां पे ये दो टाइप के लैग्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फर्स्ट इज रिटार्डेशन टाइप एंड रिटार्डेशन टाइम, मतलब कि जहां पे कि इनपुट के वेरी करने के थोड़ा पहले ही हमने ये ऑब्जर्व किया कि आउटपुट चेंज हो चुका था, जो कि एक तरह का एरर है। सेकेंड इज कि इनपुट चेंज करने के एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आउटपुट चेंज हो रहा, विच इज ऑल्सो एन एरर। सो ये आता है मेजरिंग लैग के अंदर। क्लियर है? मेजरिंग लैग जो मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना स्पीड ऑफ रिस्पांस के। अब इससे आप हर टर्म को स्पीड ऑफ रिस्पांस से रिलेट नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि हर कैरेक्टरिस्टिक्स। यस मैम, आउटपुट इनपुट से पहले कैसे चेंज हो जाएगा? पहले कैसे चेंज हो जाएगा? सही बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए चेंज। हमने तो इनपुट चेंज ही नहीं किया। जब आपने इनपुट चेंज किया उसी टाइम इंस्टेंट पे आउटपुट को चेंज होना चाहिए, बट आपने टाइम को जब बाद में रिकॉर्ड किया, क्योंकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ एक चीज से मिलकर के नहीं बना होता। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, वहां पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, और जिसकी वजह से आउटपुट जब चेंज होना चाहिए, अब जब मतलब हो सकता है इसको जिस टाइम पे चेंज होना था उसके पहले भी चेंज हो सकता है या उसके बाद भी चेंज हो सकता है। इसलिए क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और हर कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको इस रिलेशन के फॉर्म में नहीं लिखना है कि आप ये इनवर्सली अपने मन से आप पता चला कहानियां बनाते जाओ कि ये इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं ऐसा करना है बेटा। जहां पे आपको बताया, क्योंकि टाइम कांस्टेंट आपको आगे मैथमेटिकली बहुत आएगा, इसलिए उसको शो किया गया है कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ रिस्पांस। अदरवाइज आप हर प्रॉपर्टी को अगर ऐसे रिलेट करने लगेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी, जो कि नहीं करना है, विच इज नॉट द राइट वे। मतलब कि जो आपको जैसा दिख रहा है आप उसे उसी फॉर्म में स्टडी करिए, अपने से ऐड मत करिए प्लीज। सो नेक्स्ट इज सेटलिंग और रिस्पॉन्स टाइम। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कंट्रोल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला टाइम कांस्टेंट जो आपने पढ़ा है वो भी कंट्रोल सिस्टम के लिए बहुत जरूरी था, और सेकेंड इज सेटलिंग और रिस्पॉन्स टाइम। सेटल होना मतलब कि अगेन आपको हर प्रॉपर्टी लगेगा कि ये तो वही है जो हमने पहले पढ़ा है, बट देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस जिसको कि आपको समझना होगा, अपने दिमाग में रखना होगा। अदरवाइज ऐसे ही पढ़ लेने से सारी चीजें आपको एक जैसी लगेंगी, और ये डिफरेंस क्रिएट करना होगा, क्योंकि पढ़ आप लोग रहे हैं, हम लोग तो कब से पढ़ा रहे हैं इसको, तो हमें पता है क्या डिफरेंस है। और ये डिफरेंस को समझने के लिए मेरे से आप पूछ सकते हैं कि क्या डिफरेंस है, बट उसको अल्टीमेटली अपने दिमाग में सेट करना ये आपका काम है। सो प्लीज ये चीजों को आप ऑब्जर्व करते हुए चलिए कि पहले वाली प्रॉपर्टी में भी हमें ऐसा ही कुछ दिख रहा था, इस वाली प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही कुछ है लिखने के लिए स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी उसमें एक डिफरेंस है। उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करिए, कहाँ पे डिफरेंस है। अब आप ये ऑब्जर्व करिएगा। सो सेटलिंग टाइम, जब आपका इंस्ट्रूमेंट सेटल डाउन होता है अपनी फाइनल वैल्यू पे, फाइनल वैल्यू या स्टेडी स्टेट पोजीशन पे, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, कितने पर्टिकुलर टाइम में वो सेटल हो रहा है, ये ओवरऑल टाइम की बात कर रहे हैं। वहां पे हम सिर्फ 63.2% की बात कर रहे थे, ये ओवरऑल टाइम है। इतने टाइम में भी सेटल होगा, वही आपका सेटलिंग टाइम होगा। और सेटलिंग टाइम का भी रिलेशन ऐसा ही है जैसा कि टाइम कांस्टेंट का। दिस इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ रिस्पांस, मतलब कि सेटलिंग टाइम जितना ही कम होगा हमारा सिस्टम उतना ही फास्ट होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम।
जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डायनेमिक रेंज। डायनेमिक रेंज, यहाँ हम एक पर्टिकुलर रेंज की बात कर रहे हैं। जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं फॉर मेजरमेंट पर्पस, तो जो हमारी एक ट्रू वैल्यू है और एक मेजर्ड वैल्यू है, तो ट्रू वैल्यू तो हमें पता है कि यही होनी चाहिए, बट मेजर्ड वैल्यू उस ट्रू वैल्यू के आसपास कुछ आती है। तो ये जो आसपास आने की रेंज है, मतलब वो एक मैक्सिमम वैल्यू को भी मेजर कर सकता है और एक मिनिमम वैल्यू को। तो ये जो पूरी रेंज है, इस रेंज को अगर हम पूरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं डायनेमिक रेंज। और ये कैसे करेंगे? जब हम बहुत सारे मेजरमेंट्स कर लेते हैं, ऐसे मेजरमेंट्स कर लेते हैं कि हमें पता है कि हाँ इस इंस्टेंट पे ये वैल्यू आएगी, इससे ज्यादा वैल्यू आ नहीं सकती है। क्लियर है? सो Yes, इसे ma'am. बोलते हैं डायनेमिक रेंज। एक्सक्यूज मी मैम। यस प्लीज। मैम सेटलिंग टाइम एक बार और बता दीजिए। सेटलिंग टाइम, Yes, सेटलिंग ma'am. टाइम में क्या है कि जो जब भी आपने सिस्टम में इनपुट अप्लाई किया वो आउटपुट देगा, ठीक है? तो आउटपुट अपनी फाइनल वैल्यू तक पहुंचेगा जब तक कंप्लीट फाइनल वैल्यू। सपोज आपने इनपुट में 1 दिया है, 1 वोल्ट, आउटपुट में भी इसको 1 देना है, तो वो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, इस तरीके से वो 1 तक पहुंचने में एक पर्टिकुलर टाइम लेगा। ये टाइम 10 मिनट 15 मिनट नहीं होगा, ये टाइम नैनो सेकेंड्स में होगा। बट नैनो सेकेंड्स भी जब हम ऑपरेट करते हैं सिस्टम को, वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो जो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन है जो लगेगा सिस्टम को अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने, पूरी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के लिए, तो उस टाइम को हमने डिफाइन कर दिया एज अ सेटलिंग टाइम। और ये सेटलिंग टाइम जितना ही कम होगा, हमारा सिस्टम उतना ही फास्ट ऑपरेट करेगा। यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है जिसे मैं, ये आपको क्लियर नहीं होगा, एक मिनट रुकिए। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, एक मिनट मैं इसे इस मोड से हटा करके दिखाती हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ ये भी दिख जाए। ये लिखा है फॉर पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स इट इज द टाइम टेकन बाय द पॉइंटर टू कम टू रेस्ट विद इन प्लस माइनस 0.3 ऑफ इट्स फाइनल स्केल। ये जो सेकेंड पॉइंट है, दिख रहा है सभी को? मतलब कि एक तो इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि वोल्ट मीटर, एमीटर, जिनको कि हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जिसमें कि हम स्केल पे रीड करते हैं। तो स्केल पे जब रीड करते हैं तो पॉइंटर जो है अपनी एक वैल्यू तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी वो डिफ्लेक्ट करता रहता है, वो एक पॉइंट पे अभी एक जगह पे स्टिल नहीं हुआ है। तो उसको जितना टाइम लगेगा एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आने में, एक पॉइंट पे बिल्कुल स्टिल होने में, उस टाइम को हम बोलेंगे सेटलिंग टाइम। Is it clear? Yes, ma'am. जो नेक्स्ट एरर है, इसके पहले आप लोगों ने और भी बहुत सारी एरर्स पढ़ी हैं। कौन कौन सी एरर, थोड़ा नाम बता दीजिए मुझे, तो मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ। स्टैटिक एरर और कौन से? डायनामिक एरर, रिलेटिव एरर, ये 3 एरर पढ़ी है। ओके, जो नेक्स्ट एरर है ये है लिमिटिंग एरर। लिमिटिंग एरर में अब आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि अभी तक आपने जितनी भी एरर पढ़ी है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और उसी को अगर परसेंटेज में लिखना है तो वो उसे हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में। ये कॉन्सेप्ट आपका हर जगह एरर में अप्लाई होगा, फिर चाहे आप कोई भी एरर पढ़िए, क्योंकि बेसिकली एरर तो एरर है। जब भी मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस आएगा तो वो एरर ही होगी। सो अगेन यहाँ पे एक दूसरी एरर है, दूसरे टाइप की एरर है जो आपने अभी तक पढ़ी है, उससे थोड़ी सी अलग है, बट बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये वही रहने वाला है। क्या है इसमें कि जब भी हम एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी अगर हमें बतानी है कि ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ये इतना एक्यूरेट है, उसके लिए हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि ये कितने परसेंट तक इसकी जो वैल्यू, इसकी जो रीडिंग्स है वो फ्लक्चुएट कर रही है, कितनी वैल्यू से कितनी वैल्यू तक। मतलब
कि जब कोई एक कंपनी अपना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल कर रही है, जैसे वो अपना वोल्टमीटर या एमीटर सेल कर रही है, तो उसे अपने हर वोल्टमीटर या हर एमीटर को ये बताना पड़ता है, उसकी स्पेसिफिकेशन में ये दिखाना पड़ता है कि जब भी आप इससे मेजर करेंगे तो ये अपने मेजरमेंट में इतने प्लस माइनस का वेरिएशन दे सकता है। और ये जो पर्टिकुलर वेरिएशन वो मैन्युफैक्चरर बताता है, ये वेरिएशन एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू तक का होता है। तो ये जो वेरिएशन है इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग एरर, और इसी से हम निकालते हैं कि क्या वो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है जो ये वोल्टमीटर मेजर करेगा, या क्या वो मिनिमम वैल्यू हो सकती है जो ये वोल्टमीटर मेजर करेगा। समझ आया आप लोगों को? समझ आया या नहीं? यस मैम। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल में लिखा है कि एक एमीटर है जिसकी रेंज है 0 to 25 एम्पियर। इसमें दिया है कि ये जो रेंज है इसमें ये गारंटीड है कि प्लस माइनस 2% ऑफ फुल स्केल रीडिंग के अंदर ही अपनी ये मेजरमेंट देगा। ठीक है, प्लस माइनस 2% ऑफ फुल स्केल रीडिंग से अब हम क्या कर सकते हैं कि इसकी एरर निकाल सकते हैं कि अच्छा ये कितनी एरर दे सकता है मैक्सिमम और मिनिमम। तो इसको निकालने का तरीका है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसकी जो गारंटीड रेंज दी हुई है प्लस माइनस 2% ऑफ फुल स्केल रीडिंग, तो फुल स्केल रीडिंग हमें दिख रही है 25 एम्पियर है, इसका प्लस माइनस 2% हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.5 एम्पियर। ये क्लियर है सभी को? और इस तरीके से जो भी आप मेजरमेंट करेंगे इस एमीटर की मदद से, उस रीडिंग में हम प्लस या माइनस 0.5 एम्पियर कर सकते हैं। जो हमारी एक्चुअल रीडिंग है इससे इतना फ्लक्चुएशन हो सकता है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। सो नेक्स्ट हम अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इस पे कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि एएम को डिनोट करते हैं मेजर्ड वैल्यू से। डेल्टा ए पहले भी आया है, ये टर्म क्या है बताइए मुझे? डेल्टा ए टर्म क्या नाम है इसका? स्टैटिक एरर। यस, दिस इज द स्टैटिक एरर, पहले भी किया है आपने। तो लिमिटिंग एरर को ऐसे किसी अलग से डिनोट नहीं किया गया है कि ये लिमिटिंग एरर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वही स्टैटिक एरर और रिलेटिव एरर को से ही रिलेट करती है, इसलिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपकी लिमिटिंग एरर है उसको हमने प्लस माइनस डेल्टा ए, वही जो आपका स्टैटिक एरर था उसी फॉर्म में डिनोट किया है। तो ये आपकी मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस लिमिटिंग एरर। लिमिटिंग एरर ये परसेंटेज फॉर्म में नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको दिया होगा परसेंटेज फॉर्म में, बट आपको उसे वैल्यू फॉर्म में निकालना है, फिर उसको मेजर वैल्यू से प्लस या माइनस करना है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट परसेंटेज को उठा करके यहाँ प्लस माइनस कर दें, वो सही नहीं है। अब डेल्टा ए को हम क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन आर इनटू एएम। अब ये एप्सिलॉन आर क्या है? आपकी रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को हमने क्या निकाला था, अगर आपको पहले याद हो पहले की क्लास में, कि रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू एएम माइनस एटी बाय एटी। क्लियर है? यस मैम। पर यहाँ पे हमने एएम के फॉर्म में ही लिया है, एएम के रिस्पेक्ट में, वहां 80 था अगर आपको याद हो। क्लियर है? यहाँ 80 नहीं आएगा, जो अगर आप सोचेंगे कि 80 के लिए, क्योंकि यहाँ हमने मेजर्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में लिया है, इसलिए। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये आपको वही अप्लाई नहीं करना कि यहाँ 80 आना चाहिए, यहाँ ट्रू वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ ट्रू वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि हमने मेजर्ड वैल्यू के ही रिस्पेक्ट में लिया है। अब यहाँ से हमारा जो निकल करके आता है वो है मेजर्ड वैल्यू इंटू 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन आर। और ये जो एप्सिलॉन आर है ये क्या है? आपका जो भी परसेंटेज वेरिएशन दिया हुआ है, जैसे अभी एग्जाम्पल में हमने देखा कि कितने परसेंट का वेरिएशन था, 2% का। तो उस 2% को आप वैल्यू फॉर्म में निकालेंगे और उस वैल्यू फॉर्म को यहाँ पे रखेंगे, तो उससे आपकी आएगी वैल्यू कि कितना डेविएशन हो रहा है मेजर्ड वैल्यू में। ये
तो इससे एक क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन रीड करिए प्लीज। प्लीज रीड द क्वेश्चन। रीड किया क्वेश्चन आप लोगों ने? Yes, ma'am. क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सिंपल एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसकी स्पेसिफिकेशन गिवन है 1 माइक्रोफैरड प्लस माइनस 5% बाय द मैन्युफैक्चरर। अब आपको क्या बतानी है? लिमिट्स बिटवीन विच द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज गारंटीड। मतलब ये वैल्यू जो कैपेसिटर की है इतनी वैल्यू इतनी रेंज में ही रहने वाली है। तो वो रेंज हम निकालेंगे कैसे? यहाँ पे आपकी 1 माइक्रोफैरड क्या है? एक मेजर्ड वैल्यू है जो गिवन है, और ये जो एप्सिलॉन आर निकाला है क्योंकि यहाँ पे किसी के रेस्पेक्ट में नहीं गिवन है, ये जो 5% है किसी के रेस्पेक्ट में नहीं गिवन है, तो सिंपली 5% को हमने 0.05 किया और इसकी वैल्यू को ऐसे कैलकुलेट किया। क्लियर है? इजी क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन? इजी और टफ? इजी, बहुत इजी। ऐसे ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट क्योंकि हमें मेजरमेंट पसंद नहीं होता है ना, ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम बहुत लाइक नहीं करते हैं, सो इसलिए क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। सो पहले फर्स्ट है इज कि आप हाँ इस सब्जेक्ट के लिए थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखाएं कि यस आई लाइक दिस सब्जेक्ट, ये अच्छा सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ। सो नेक्स्ट आपको फिर से 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये 3 क्वेश्चन जो कि आप लोगों को ही सॉल्व करने हैं। सो प्लीज जल्दी से रीड करिए और जो भी डाउट्स आपको आते हैं क्वेश्चन को पढ़ के अभी पूछ लीजिए मेरे से, क्योंकि फिर मैं तो यही मान के चलूंगी कि आप लोग सुपर इंटेलिजेंट हैं और आपसे ये क्वेश्चंस बन जाएंगे जैसा कि अभी तक आप लोग शो करते आए हैं अपने बारे में। प्लीज रीड करिए इस क्वेश्चन को, इन तीनों क्वेश्चन को, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बताइए। पढ़ लिया सभी ने? Yes, ma'am. सो सारे क्वेश्चन इजी है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे या कोई डाउट है तो बताइए बिल्कुल, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़े। मैम फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए ना। First question, a wattmeter reads 25.34 watt. The absolute error in the measurement is minus 0.11 watt. Determine the true value. यहाँ पे आपको measured value given है, error given है, error simple static error given है क्योंकि एक data form में है, percentage form में नहीं है, तो अब आपको true value निकालनी है। तो आपको पता है error is equals to measured value minus true value. true value. Then true value क्या होगी? True value is equals to measured value minus error. But यहाँ पे error already negative given है, तो वहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर है? अब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता आपको किसी भी सब्जेक्ट में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है जिसे आप लोग बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, और अगर किसी भी इन चारों पॉइंट्स में ABCD में किसी को भी निकालने में प्रॉब्लम है या होगी तो आप अभी पूछ लीजिए मेरे से, क्योंकि आपको ये ऑन पेपर ऑन कॉपी करके मैं ये क्वेश्चन एज इट इज आपकी क्लासरूम में अपलोड करूंगी, तो आपको इनको सॉल्व करना होगा। अभी आगे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, सो वो सबको आपको सॉल्व करके एक साथ डालना होगा। ये नहीं कि एक एक क्वेश्चन करके डाल रहे हैं कि नोटिफिकेशन से ही हम पागल हो जाए कि बाप रे एक एक क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आता रहे। Second question,
इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओनली 31, 3 बच्चे छोड़ के जा चुके हैं। कौन चले जाते हैं भाई? इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्लास में इनका। कि वो रिकॉर्ड हो रहा है कि कब कितने टाइम पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, सो अपने मन से नहीं होगा। सो ये इस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। सिंपल, आपको मेजर्ड वैल्यू ऑफ है ये, और OSS यहाँ पे गिवन है आपको ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो गिवन है, दैट मींस ये क्या है? ट्रू वैल्यू है, विच इज 80 वोल्ट। अब आपको क्या मेजर क्या किया गया है? 79 वोल्ट। तो एब्सोल्यूट एरर पता चल जाएगी। यस मैम। Yes, ma'am. निशिता अग्रवाल, स्क्रीन पे आप ये क्रिस क्रॉस करना छोड़ दीजिए। मैम गलती से हो गया, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एडिट कर लीजिए, इसको हटा दीजिए जो भी आपने स्क्रीन पे किया। सो नेक्स्ट यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, उसके बाद परसेंटेज एरर जो पहले भी आप लोग कर चुके हैं। उसके बाद रिलेटिव एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का भी क्वेश्चन आपने किया हुआ है। इन परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी, जो भी एक्यूरेसी आएगी उसका परसेंटेज फॉर्म में निकालना है। इसका हमने 2 क्वेश्चन इसके किए हुए हैं पहले की स्लाइड्स में। सो प्लीज अगर नहीं बन रहा है तो आप वहां पे भी देख सकते हैं, और उसके अलावा भी नहीं समझ आ रहा है तो भी आप पूछ सकते हैं। अपनी जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। कोई किसी का कुछ इंसल्ट नहीं हो जाएगा अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो कुछ नहीं हो जाएगा। नहीं बन रहा है तो सिंपल नहीं बन रहा है, आस्क। एंड अगर आप पूछेंगे नहीं तो आपसे कभी बनेगा भी नहीं। सो ये हैबिट होनी चाहिए कि हाँ नहीं समझ आ रहा तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज स्पेसिफाइड by the manufacturer, determine the limits of inductance between which it is guaranteed। सेम क्वेश्चन जैसा हमने अभी किया है फॉर कैपेसिटेंस, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, बट ये इंडक्टेंस के फॉर्म में है। हो जाएगा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। बन जाएंगे क्वेश्चन। आप लोग ट्राई करिएगा, अपनी कॉपी लेकर के इन क्वेश्चंस को लिख करके सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा, बिल्कुल हो जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट। जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करते हैं तो उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की एरर आती हैं। उन एरर्स को हम क्लासिफाई कर लेते हैं। अब क्लासिफाई करने के बाद, ताकि हमें पता हो कि ये एरर जब भी हम इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने जाते हैं तो प्रेजेंट हो सकती है। तो एरर और एक्यूरेसी हमेशा रिलेटेड होती है। जो भी हमारा सिस्टम है उसकी एक्यूरेसी, उसमें कितनी एरर प्रेजेंट है, उसी से डिटरमाइन होती है। तो इसलिए आप जब ध्यान देंगे कि न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करते हैं तो पहले एरर निकालते हैं और उसके बाद एक्यूरेसी निकालते हैं। तो पर ये मैथमेटिकल एरर की बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो हमने अभी तक एरर पढ़ी है वो मैथमेटिकली कैलकुलेट करने वाली एरर है, बट ये एरर कुछ ऐसी एरर है जिनको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो 3 टाइप की एरर होती हैं, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछी जाती है फर्स्ट यूनिट से। अभी ये फर्स्ट यूनिट का हम फर्स्ट हाफ कंप्लीट करके अब जो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे वो है आपके एमीटर्स, वोल्ट मीटर और भी पावर मीटर, ये सारे मीटर्स, मतलब इंस्ट्रूमेंट की स्टडी स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से। फिलहाल अभी के लिए ये एरर्स, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। ग्रॉस एरर, ग्रॉस प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो भी हम फिजिकल चीजें जो हम टच कर सकते हैं, ऐसी एरर जो होती हैं, ऐसी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो आप डेली यूज में यूज करते हैं, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, ये सब जो फिजिकली हम जिनको लेते हैं, यूज करते हैं, वो आपकी ग्रॉस प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऐसी ही कुछ ग्रॉस एरर है। ग्रॉस एरर मतलब, ग्रॉस एरर ऐसी एरर जो कि पता है कि क्यों हुई है। जैसे कि हम ऑपरेट कर रहे हैं वोल्ट मीटर या एमीटर, तो वोल्ट मीटर में और वो भी एनालॉग यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर को देख करके उसकी रीडिंग को लिख रहे हैं। मतलब वहां कोई नंबर नहीं डिस्प्ले हो रहा है, हम सिंपली पॉइंटर को देख रहे हैं, उसकी रीडिंग को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अब हमने जो ऑपरेट किया है, मतलब एज अ ऑब्जर्वर हमने जो रीडिंग पढ़ी है, वो रीडिंग अगर हमने गलत पढ़ी तो प्रॉब्लम मेरी हो गई कि गलत रीडिंग रीड करी है, रीडिंग तो सही शो कर रहा था। और दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि हमने आवाज कट गई। हेलो, इज इट क्लियर?
Yes. Yes, ma'am. Clear. अभी आवाज आ मैम रही है? दूसरी एरर मैम आप परपेंडिकुलर नहीं देख रहे होंगे ग्लास में। हाँ, पैरेलैक्स एरर जो होती है बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर बिल्कुल सामने से अगर हम ना देखें तो भी हमें पॉइंटर कुछ उधर दिखेगा, अगर लेफ्ट साइड से देखें तो थोड़ा राइट साइड दिखेगा। ये भी एरर होती है जिसे हम क्या नाम से बोलते हैं? पैरेलैक्स एरर। ठीक है, तो ये जो एरर आ रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन रीडिंग, जो कि हमें पता है क्यों आ रही है, मतलब सही से ऑपरेट नहीं करेंगे तो सही रीडिंग नहीं आ रही है, तो ये ग्रॉस एरर है। और ये ग्रॉस एरर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, मैथमेटिकली नहीं एलिमिनेट कर सकते हैं, बट हाँ अगर ध्यान से हम रीडिंग लेते हैं, ध्यान से इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करते हैं तो ये ग्रॉस एरर्स नहीं आएंगी। क्लियर है? यस मैम। सेकेंड इज सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर्स मतलब कि अब बार बार हम रीडिंग ले रहे हैं, अच्छे से रीडिंग ले रहे हैं, सेम एरर आ रही है। अब सेम एरर आ रही है बार बार, सेम कंडीशन, मतलब हर बार जितनी भी जो भी एक्स्ट्रा अपनी एक्स्ट्रा कंडीशन चाहिए, एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए, वो हमने सेम रखी है, फिर भी हमें हर बार सेम एरर मिल रही है। तो ये जो सेम एरर मिल रही है, इस एरर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ये तो आपका आ जाएगा सिस्टमेटिक एरर के अंदर। मतलब अब इसके अंदर भी अब 3 टाइप की एरर हो सकती है कि ये जो पर्टिकुलर एरर बार बार प्रेजेंट हो रही है वो क्यों प्रेजेंट हो रही है। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा है एनवायरमेंटल एरर, तीसरा है ऑब्जर्वेशनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब कि इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी, जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था एमीटर का, जिसमें कि हमने देखा था कि सब कुछ सही है बट एमीटर का पॉइंटर जो कि 0 पे होना चाहिए वो 0.5 पे है। अब क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट ही सही सेट नहीं है तो एक पर्टिकुलर एरर तो हर बार प्रेजेंट होगी, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं एनवायरमेंटल एरर में। एनवायरमेंटल एरर मतलब हम जिस एनवायरमेंट में हमारे इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेशन में ऑलरेडी एक एरर प्रेजेंट हो रहा है। जैसे कि जब भी हम मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस प्रेजेंट है या कोई मैग्नेटिक इफेक्ट प्रेजेंट है और आसपास दूसरा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट रखा है जिसमें कि ऑलरेडी मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो इन मैग्नेटिक इफेक्ट्स की वजह से हमारा इंस्ट्रूमेंट सही काम नहीं करेगा। या तो फिर हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ऑपरेट कराना है तो उस टेम्परेचर पे काम नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पर्टिकुलर एरर हर बार प्रेजेंट हो रही है, तो वो भी एनवायरमेंटल एरर है। एनवायरमेंटल एरर प्रेजेंट हो रही है हर बार। अब इसको अगर आपको हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? मैम अपने सराउंडिंग को चेंज करें, जैसे कंपास हो जाता है वो डायरेक्शन गलत बताता है अगर आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट प्रेजेंट है तो यस, तो तो ये उस चीज मैग्नेट को को हम हटा आइडेंटिफाई करें और उसे उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो चेंजेस ला सकते हैं उन चेंजेस को लाएं यस मैम। और उसको फिर पहले ऑपरेट करें। आइडियल बिहेवियर से चेक करें कि सही में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, उसके बाद उसको सराउंडिंग को चेंज कर दें। थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर आपका, एक तो आपने ग्रॉस एरर पढ़ी थी जो कि ह्यूमन एरर की वजह से आ रही थी, यहाँ पे भी जब भी ऑब्जर्वेशनल एरर मतलब ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करी रीडिंग बट उसने गलत रीडिंग रीड करके वो लिखी और हर बार वो सेम मिस्टेक कर रहा है बट ऑब्जर्वर को खुद ये नहीं पता है कि वो ये मिस्टेक कर रहा है, जिसकी वजह से सही रीडिंग ना लिख करके वो गलत रीडिंग रिकॉर्ड कर रहा है। और इस केस में आता है पैरेलैक्स, जो भी अभी आप में से किसी ने बताया है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखने से ही सही रीडिंग मिलती है, लेकिन अगर वो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ना देख करके अलग अलग डायरेक्शन से रीडिंग ले रहा है तो उसकी रीडिंग हर बार गलत आएगी। और ये जो एरर है ये बहुत ज्यादा नहीं होंगी क्वांटिटी में, बट फिर भी प्रेजेंट होंगी और जिसकी वजह से एक्चुअल रीडिंग जो एक्चुअल होनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी, और ये आएगा आपका ऑब्जर्वेशनल एरर के अंदर। ऑब्जर्वेशनल एरर अलग है ग्रॉस एरर से, ये ध्यान देना है आपको। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम पैरेलैक्स एरर किस में आएगा मैम, स्टैटिक में आएगा कि ऑब्जर्वेशनल में आएगा, ऑब्जर्वेशनल में आएगा, ग्रॉस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रॉस में आप वो चीजें लेंगे, वो एरर्स आएंगी जो कि फिजिकली ह्यूमन की वजह से आ रही है। यस मैम। ठीक है, और ये पैरेलैक्स एरर तब आएगी जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करे, मतलब सब चीजें ग्रॉस लेवल की चीजें सही है उसके बाद भी एरर आ रही है, तो ये आएगा आपका ऑब्जर्वेशनल एरर। हमें ग्लास की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। ग्लास की प्रॉपर्टी, ग्लास तो आपने लगा दिया बट फिर भी आप सही से रीड नहीं कर रहे हो, तो ये ग्लास की प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जर्वर की प्रॉब्लम है।
Is it clear to everyone? Yes, ma'am. एरर्स हैं, ये सिंपल एरर है। अभी ये जो आपको पीपीटी में दिख रही है, इनका एक्सप्लेनेशन आपको बुक में मिलेगा, और बुक आपके पास एचएस कलसी और AK साने, दो बुक आपके पास होनी चाहिए, एक रेफरेंस के लिए और एक टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक आपकी एचएस कलसी है, जो कि एज पर आपके आरजीपीवी में जो भी सिलेबस गिवन है उसमें 80% आपका सिलेबस आपको एचएस कलसी में मिल जाएगा। कुछ पार्ट जो नहीं मिलेगा वो AK साने में मिल जाएगा, और इनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना है। दिस इज नॉट दी एंड। यहाँ जो आपको चीजें सिर्फ 3 लाइन 4 लाइन दिख रही हैं, आपको उसको डिटेल में पढ़ के फिर एग्जाम में लिखना है। आप क्या करते हैं, 3 लाइन पढ़ के उसको 10 लाइन लिख के आते हैं, बट एक्चुअली में करना क्या चाहिए कि 15 लाइन पढ़िए और उसका जो ओवरऑल सम है 3 to 4 लाइंस उसको लिख करके आइए। सो फॉलो दिस प्रोसीजर की बुक में पहले आप इसका डिटेल पढ़िए और उसके बाद उसको आगे लिखिए। ये नहीं कि 3 लाइन पढ़ लिया और हम एक पन्ने लिख सकते हैं, भारी टैलेंटेड है हम तो। ये नहीं करना है आपको, ठीक है। सो रैंडम एरर क्या है कि हम अब इतनी सारी एरर्स हमने पढ़ ली, मतलब ऑलमोस्ट सारी एरर्स हमने कंसीडर कर ली, बट उसके बाद भी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट प्रॉपर नहीं है इसलिए बार बार मुझे पूछना पड़ रहा है, पता चला आवाज ही आना बंद हो जाए आप लोगों को, इसलिए। सो रैंडम एरर मतलब क्या है कि हमने सारी एरर्स को कंसीडर कर लिया है, वो एरर्स प्रेजेंट नहीं है, बट उसके बाद भी हमारी जो रीडिंग है वो अनस्टेबल है, हर बार अलग अलग रीडिंग आ रही है। तो जो अनस्टेबल रीडिंग आ रही है, अनसर्टेन रीडिंग आ रही है, ये कुछ रैंडम फैक्टर्स की वजह से, अब नाम ही रैंडम है मतलब उसके अंदर आप कुछ स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो कि ये इस वजह से है। अगर स्पेसिफाई कर सकते तो वो रैंडम क्यों होती। रैंडम एरर मतलब आप सारी एरर्स कंसीडर करने के बाद भी अगर हमारी रीडिंग प्रॉपर नहीं है जितनी उसको होनी चाहिए, कंसिस्टेंट नहीं है, तो मतलब कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में रैंडम एरर भी प्रेजेंट है। अब रैंडम एरर जो है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? स्टैटिस्टिकली इसको एनालाइज किया जा सकता है। स्टैटिस्टिकली मतलब आपकी कैसी कैसी रीडिंग आई है, उनका वेरिएशन कैसा हुआ है, फिर उनका एवरेज निकालेंगे और इस तरीके से आपकी रैंडम एरर कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी बहुत ही स्मॉल होती है हमारे इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन जब भी एक्यूरेसी की बात आती है, जब हाई एक्यूरेट सिस्टम की को हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहां पे छोटी एरर भी ज्यादा काउंट होती है। सो उस केस में रैंडम एरर भी ज्यादा होती है, इसलिए। Any doubt to anyone, please? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। सो एरर्स, ये आपकी एरर्स कंप्लीट होती है। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग रीड करिए और बताइए अगर आपसे बन पा रहा है, अदरवाइज हम लोग अभी सॉल्व करेंगे इसको। मतलब मैं तो एक्सप्लेन करूंगी ही, बट फर्स्ट रीड दिस क्वेश्चन एंड अगर किसी को भी कोई आइडिया क्लिक हो रहा है कि हाँ ये ऐसे सॉल्व हो सकता है, ये ऐसे सॉल्व होगा, तो प्लीज बताइए। क्वेश्चन रीड हो गया? क्वेश्चन रीड कर लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. कोई आइडिया, कोई किसी के सजेशन की ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, किसी के कोई कॉन्सेप्ट प्लीज। आपको निकालना है यहाँ पे टोटल लिमिटिंग एरर। मैम इसकी रेजिस्टेंस को 4000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 5 करके यस 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 फिर यस, उसमें अलग अलग यूनिट अलग अलग यूनिट पे जो परसेंटेज गिवन है उसका वो परसेंटेज निकालना है हमें, और फिर एंड में ऐड उन करना।
सम करना है, और सम करके लिमिटिंग एरर निकालने के लिए हमें उस सम एरर, वो जो आया है सम वैल्यू, उसको हमें निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस 4325 ओम। हाँ ठीक है, मतलब sir. करना क्या है, अब सभी लोग सुन लीजिए ध्यान से कि यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। अब इस वैल्यू में हर प्लेस के लिए, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस एंड थाउजेंड प्लेस के लिए पर्टिकुलर एरर दी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, उस प्लेस की जो एरर है, जैसे कि यूनिट की है 5 ओम की वो एरर है, मतलब कि यूनिट प्लेस वाली, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 ओम का 0.2% निकालेंगे प्लस माइनस। उसी तरीके से टेंस की है मतलब 20 ओम, तो 20 का हम निकालेंगे 0.1%। सिमिलरली 300 का 0.05%। अलॉन्ग विथ साइन जाना है आपको, साइन छोड़ना नहीं है। फिर थाउजेंड पे हम निकालेंगे, मतलब 4000 पे निकालेंगे 0.02% की एरर, और जितनी ये एरर आई है उन सभी को सम करेंगे, और सम करके जो एरर आई है उसको हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस ओवरऑल रेजिस्टेंस विच इज 4325, और उसका परसेंटेज निकालेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। सो इसको भी सॉल्व करना है। अभी हमने पहले भी 3 क्वेश्चन दिए आप लोगों को, दिया है मैंने, और ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये आपका असाइनमेंट 2 होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू Yes, एवरीवन? ma'am. ओके, सो आज की क्लास हम यही